बिस्मिल्लाह 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मलिक रोज का प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हाल। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च और अदम इत्मीनान पर। इस वक्त जो है वो मुल्की सूरत हाल जो है वो सब आपके सामने है। इस वक्त हार्ड इशू लॉन्ग मार्च और अदम इत्मीनान की तहरीक ही है। इस मौजूद पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में मौजूद किया है जनाब असद अयाज गोंदल साहब हैं, नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और नून लीग की तरफ से हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हाफिज कैसर नवाज साहब, ये नुमाइंदा हैं सैयद महफूज मशदी साहब। उन्होंने प्रोग्राम में तशरीफ लाना था, उनकी कोई मीटिंग आ गई है लाहौर, इसलिए वो चले गए। और प्रोग्राम में आपके सामने जो जानी पहचानी शख्सियत साबिक सिटी नाज़िम मंडी मौदूद, जो बहुत ही जो है वो दबंग बोलते हैं और दबंग बातें करते हैं, जनाब एजाज अहमद जंजुआ साहब। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर मशकूर हूँ। सबसे पहले मैं हाफिज कैसर नवाज साहब से शुरू करूंगा, हाफिज भी हैं, प्रोग्राम का बाबरकत आगाज हो जाए। जी हाफिज साहब, ये अदम एतमाद क्या होता है, क्या ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही है, इस बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को लोगों को बताइएगा। अदम एतमाद ये सूबे के लेवल के ऊपर भी होता है और कौमी असम्बली के लेवल के ऊपर भी होता है। असल में अदम एतमाद उस सूरत में पेश आता है जिस वक्त मुल्क की आवाम या हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ लोग वो गवर्नमेंट के ऊपर या किसी उसके नुमाइंदे के ऊपर या किसी ओहदेदार के ऊपर किसी भी एतराज़ की सूरत में अपने किसी बिल को मंजूर करवाना चाहते हो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर तो ये चीज़ शामिल है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए जो अवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए। अब इसके अंदर तीन चीजें खसूसियत के साथ आती हैं जी। सबसे पहले तो है हुकूमत, दूसरे नंबर के ऊपर है पार्लियामेंट, और तीसरे नंबर के ऊपर है हिज़्ब इख्तिलाफ। इन्हीं तीन चीजों को लेके ये चीज पेश की जाती है। सबसे पहले अगर हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत के अंदर उनकी जिम्मेदारियां हैं इदारों को मनसूबाबंदी के साथ चलाना, इसी तरह निज़ाम डिसिप्लिन को मजबूत करना, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल को देखना, फिर मुल्क की माशी और माशरती इक्तिसादी सरगर्मियों के ऊपर पूरी नजर रखना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी के अंदर शामिल होता है। दूसरे नंबर के ऊपर है पार्लिमान। पार्लिमान असल में ये फ्रांस का लफ्ज है जो पार्लिमान से बना हुआ, जहां पे इसका मतलब किया जाता है बहसो मुबासे की जगह, जहां पे डिबेट्स की जाती हैं लोगों को आमने सामने बिठा के। और जब कोई भी बंदा पार्लिमान का तर्जुमा अपने मुल्क के एतबार से करता है तो इसका तर्जुमा ये होगा, ऐसी जगह जहां पे मुल्क के मसाइल को छेड़ा जाए, बहस की जाए, मसाइल पेश किए जाए और फिर उनका हल भी तलाश किया जाए, ऐसी जगह को पार्लिमान कहा जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि डिप्टी स्पीकर के सामने, स्पीकर के सामने लोग अपने मसाइल को पेश करते हैं, वो उनकी बात को तवज्जो के साथ सुनते हैं, फिर साथ साथ उनके साथ जो एग्री होते हैं लोग वो उनका साथ भी देते हैं, और जो डिसएग्री करते हैं वो भी साथ साथ बताते हैं कि ये बात ठीक नहीं हो रही। ये होता है पार्लियामेंट। ठीक हो गया। अफजाल अहमद भट्टी साहब, ये क्यों आप तहरीक अदम एतमाद जो है ला रहे हैं, क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। अदम एतमाद की ज़रूरत मेरे ख्याल में जो इत्तेहादी जमात काफ लीग थी ना मौजूदा हुकूमत की, उसने भी इसकी जो ज़रूरत महसूस की और उन्होंने अपोजिशन को कोई झुकाव दिया। अपोजिशन उनके पास गई, उसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं, हमारे कायद, और जरदारी साहब भी, मौलाना फजल रहमान, PDM का जो इत्तेहाद है उस बिहाफ पे। यानी कि ये जो शुजात का एक बयान मैंने पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब लाकानूनियत और मुल्क में अफरा तफरी और महंगाई और आवाम को कहीं से भी रिलीफ नज़र ना आ रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में हम गवर्नमेंट का साथ नहीं दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब देखें तेल 100 यानी 150 के अराउंड बोट है, चले 160 था, तो जब अंडर एस्टिमेट हुए प्राइम मिनिस्टर साहब तो उन्होंने फौरन से वो उसको किया, चले थोड़ा सा रिलीफ आवाम को मिला इस बिहाफ पे कि अदम इत्मीनान आने लगा है और उस पे जो है ना शायद मैं बच जाऊं। तो मेरे ख्याल में ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बतौर मैं सियासी वर्कर और बतौर एक पार्टी नुमाइंदा यहाँ पे बात
दोनों सूरतों में करना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि बतौर सियासी वर्कर के अदम एतमाद मेरी पार्टी को इसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब ने जो वादे किए हुए थे उन्हें अब पूरा एक दफ़ा ना देख लेना चाहिए कि ये मुझसे हो सकता है, ये मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कम अज कम पूरी पाकिस्तानी अवाम को ये पता चल जाए और उसमें उनको किसी किस्म का बाद में उनकी इलेक्शन कैंपेन जो 2023 की उन्होंने करनी है उसमें उन्हें कम अज कम अवाम के अंदर जाने के काबिल ना रहे, और ये उन्होंने रहना भी नहीं है अदम इत्माद। लेकिन बतौर नुमाइंदा मैं ये समझता हूँ कि जब PDM और पार्टी के जो फेवर में जो चीज़ है वो यही है कि वो अदम इत्माद लाना चाहती हैं, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में अगर PDM का एक जारी बात है कि उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, तो उस बिहार पे अगर वो अदम इत्तेमाद ला रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए और मुल्क की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी और वक़्त की अहम ज़रूरत है। और इस पर अगर ये ना किया गया और जो मौजूदा सूरत हाल है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तक जो है ना हमारे मुल्क में सूरत हाल हो जाएगी, तो उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि खान साहब को खुद ही जो है ना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बकौल उनके जब वो कहते होते थे, जब वो कंटेनर पे खड़े होकर ये कहते होते थे कि मेरे खिलाफ कभी भी कोई किसी तरफ से भी आवाज़ आई तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। तो देखें अब अदम इत्तेमाद की भी फ़ज़ाएं, और सबसे बड़ी बात जहांगीर तरीन इस टाइम इंग्लैंड में है, मियां नवाज शरीफ साहब से उसकी मुलाकात हुई, 20 MN उनके पास हैं और वो सारे जो हैं उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी कि वो अपनी अगली जो 2023 के इलेक्शन की जो वो पोजीशन है वो उसको मजबूत की शर्त में वो उनका साथ भी देना चाह रहे हैं। तो अगर काफली के साथ अपोजिशन का ये इत्तेहाद नहीं होता तो फिर हमारे पास जो है जहांगीर तरीन की सूरत में जो है वो उनके नंबर ऑफ गेम जो है वो पूरी है, उसमें किसी किस्म की कोई अब जो भी फैसला करना है वो मियां नवाज शरीफ ने करना है। अब मियां नवाज शरीफ का फैसला अवाम के हक के लिए ही आएगा और मुझे उम्मीद है कि वो पाकिस्तानी अवाम के लिए फैसला करेंगे और बेहतर फैसला करेंगे। जी साहब, अदम एतमाद की तहरीक जो है वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ 94 का, ख़ास तौर पे मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब का, हमेशा हार्ट इशू पे प्रोग्राम किए। अब इस पे जो अदम एतमाद की तहरीक और लॉन्ग मार्च है इसका पस मंज़र देखना वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं इस वक्त वो तकरीबन सारी की सारी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। माशवाए इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमाए पाकिस्तान। अब ये जो दो जमातें हैं ये सारे का सारा किया धरा मुल्क में ये जो क्या कहते हैं अफरा तफरी की फिजा फैलाई गई अदम एतमाद के नाम पे अब ये दोनों पार्टियां तो बेबस हो चुकी हैं। उसमें एक पार्टी PMLN जिसके खिलाफ अदालती केसेस बहुत टॉप लेवल पे चल रहे हैं, ये पिछले दिनों उनकी कुछ प्रॉपर्टी जब्त हुई, इसके बाद शहबाज शरीफ साहब पे नैब के केसेस चल रहे हैं। उन्हें तो ये बिल्कुल चाहिए कि ये जो हुकूमत है इसका खात्मा किया जाए, बल्कि हुकूमत के खात्मे से भी उनको गरज नहीं, वो तो ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत आ जाए, हम अपने तौर पे अपने केसों को या अपने जो मामलात हैं उनको हैंडल करके दोबारा इस मुल्क पे अपना कब्जा या तसल्लुत जमा सकें। मैं समझता हूं कि तमाम के तमाम पार्टियों को पाकिस्तान की आवाम से कोई गरज नजर नहीं आ रही, खा वो हुकूमती हो या अपोजिशन की जमातें हों। देखिए पीपल्स पार्टी एक सूबे की हुक्मरान है, MQM भी शरीक इक़्तिदार है, जमात इस्लामी भी चलें एक सीट के साथ पार्लियामेंट में मौजूद है। असल प्रॉब्लम जो है वो मियां बरादरान और मौलाना फजल रहमान साहब को है। तो मैं समझता हूं कि जो मौजूदा मुल्क के नाजुक सूरत हाल है इसमें किसी सूरत में भी अदम एतमाद की तहरीक का कोई जवाब ही नहीं बनता। 1 साल रह गया है, ये अपनी तैयारी करें, इलेक्शन के अपने कैंडिडेट्स उनको तैयार करें। अभी मोहतरम भट्टी साहब ने एक बात की कि जहांगीर तरीन साहब
शेल्टर ले रहे हैं नवाज शरीफ से कि हमारे पास 20 बंदे हैं, 20 MNA हैं, आप उनको कैसे एडजस्ट करेंगे आइंदा इलेक्शन में। ये है वो साजिश, मैं समझता हूं कि क्या इन लोगों ने ही पाकिस्तान पे हुक्मरानी करनी है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी से तीसरी में। क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पे वो क्या कहते हैं नाज़िल हुए हैं, पाकिस्तान के किसी और बंदे का हक नहीं है। और मियां नवाज शरीफ को कौन ये ठेके देता है कि वो अवाम की तकदीरों के फैसले करें। और बल्कि मैं यहाँ पे दिल आजारी की बात नहीं, मैं इमरान खान से भी यही कहूंगा, असफ जरदारी साहब से भी यही कहूंगा कि ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है, यहां पे 22 करोड़ अवाम की बात सुनी जानी चाहिए। 3.5 साल जो अवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहे, कोई बंदा इनसे बाहर नहीं निकला, किसी ने अवाम को लीड नहीं किया। आज जरदारी साहब आइंदा इलेक्शन की तैयारी के लिए लॉन्ग मार्च के नाम पे अवाम को मतलब सड़कों पे ले आए, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, अरबों खरबों मलिक साहब खर्चा हो रहा है। और ये देखिए, ये अपोजिशन जो जमाते हैं, ये अवाम को रिलीफ, ये जितने पैसे थे ये अवाम को दे देते। मेरे ख्याल में सूबा पूरा ही 6 महीने तो उनकी रोटी चल सकती थी, जिन्हें ये खर्चा कर रहे हैं। विशाल भट्टी साहब, इनका आपने नोट कर लिया है, वो बाद में आप जवाब दीजिएगा। बहुत जरूरी जवाब देना है जी, वो नोट रखिएगा जी। असद रियाज गोंसल साहब, ये जो एक हवा फैलाई जा रही है कि PTI की जो हुकूमत है वो पहले जिस तरह एक आपकी हुकूमत की तरफ से एक बात की जाती थी कि सारे अदारे एक पेज पे हैं, अब ये हवा फैलाई जा रही है कि किसी बड़े ने, किसी अदारे ने वो सर से हाथ जो है वो उठा दिया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 94 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और उसके बाद मलिक जुबैर साहब आपका भी। देखें जी, नून लीग का तो ये शेवर है, कभी एम्पायर की उंगली खड़ी करवा देते हैं, कभी हाथ सर पे रखवा देते हैं, कभी हाथ सर से उठवा देते हैं। क्योंकि उन्होंने जितनी दफ़ा हुकूमत की है, उन्होंने हमेशा मतलब है किसी के नीचे, किसी के साए के नीचे, किसी के हाथ के नीचे उन्होंने हुकूमत की है। उनके पास तो और कोई बात ही नहीं है। स्टैब्लिशमेंट की वजह से ही नून लीग थी, अच्छे तल्लक थे स्टैब्लिशमेंट के साथ नून लीग के। नवाज शरीफ बच्चा जमूरा था स्टैब्लिशमेंट का, उन्होंने उठा के चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन जो हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, मैं बेशक मैं कोई पार्टी या इस वजह से नहीं, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ अगर जो मामलात हमारे समझदार लोग हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, आप अगर उनसे पूछें, उनको पता है सारे मामलात का। अगर महंगाई है इस दौर में, ये किसकी वजह से? इमरान खान को तो 3 साल हुए आए हुए। जो पाकिस्तान स्टील मिल है वो किसने डुबोई है? PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, PIA किसने डुबोई है? पाकिस्तान के जितने इदारे हैं किसने डुबोए हैं? इमरान खान ने 3 सालों में डुबो दिए। पूरा पाकिस्तान इन्होंने खा लिया है। जितना पैसा हमारा है पाकिस्तान का, वो सारा इन्होंने इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, दुबई, हर जगह पे इन्होंने भेजा हुआ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारा घर एक मिसाल है, 4 बंदों का घर है। हमारे घर में 10 लाख अगर आमदनी है, हमारा घर कभी गरीब नहीं होगा। उस वक्त होगा ये 10 लाख, ये कहते हैं कि करप्शन है। आज 10 लाख एक मिसाल है, 1 लाख मेरे पास है, 1 लाख जंजुआ साहब के पास चला जाएगा, 1 लाख आपके पास चला जाएगा, होगा इसी घर में। जब वो 10 लाख में से 2, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख हमारे घर से बाहर कोई फेंक देगा किसी दूसरे घर में, उस वक्त हमें फर्क पड़ेगा। इन्होंने तो हमारे पाकिस्तान की जितनी दौलत थी, जितना जो सोर्सेस थे हमारे, वो सब इन्होंने बाहर भेजे हैं। और उसके बाद ये हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब को अगर इतने ही मुल्क से प्यार है, हमारी आवाम से प्यार है, तो क्यों नहीं हम अपनी आवाम के पास आते? इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? इनके बच्चे वहां पे हैं, उनके जायदादें वहां पे हैं, बच्चे इनके पढ़ते वहां पे हैं, कारोबार इनके वहां पे हैं। उनको पाकिस्तान के साथ क्या लेना देना है जी? बस हमारी मासूम कौम है। सही सच्ची जो बात है, हम लकीर के फकीर हैं। जो हमें कहेगा कि ये इस तरह, हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। महंगाई आज की नहीं है, महंगाई शुरू से पाकिस्तान में आ रही है। महंगाई का इशू नहीं है, बेसिकली उनको इशू, पहले जैसे जंजुआ साहब ने फरमाया कि उनको असल खतरा जो है वो पाकिस्तान का नहीं है, उनको असल खतरा अपनी ज़ात का है।
अच्छा, ये क्या मतलब है खतरा? तो इनको क्या खतरा है, क्यों लॉन्ग मार्च किया जा रहा है और क्यों अदम एतमाद लाया जा रहा है? जी, उनको पता है कि अगर अदम एतमाद ना अगर एक तो ये चीज़ है कि अगर इमरान खान रहा तो ज़रूर हमारे केसेज हैं वो जो पुट अप हुए हैं वो बल्कि सबूतों के साथ हर चीज़ अदालत में है, इनको सज़ा हो जानी है। अपनी सज़ा के लिए ये, क्योंकि जेल में तो जा नहीं सकते, नरम मजाज हैं, बादशाही सिस्टम है उनका, मतलब वो सोने की चमचे लेकर पैदा हुए हैं। वो पाकिस्तानी तो नहीं है, वो इंडियन नवाज हैं, वो इंग्लैंड नवाज हैं, मतलब है जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है बड़े सगीर के ऊपर, वो उनके पास जाते हैं या इंडिया के पास जाएंगे। ठीक है जी, खतरा उनको अपनी दौलत का है और उनको अपने जेल जाने का है। और दूसरा खतरा उनको ये है कि अगर इमरान खान और 1.5-2 साल रह गया तो उसके बाद हमारा यहाँ से बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा। जी, पत्ता साफ हो जाएगा। जी, हाफिज कैसर नवाज साहब, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं? मुतमिन है? तकरीबन सर 60% मुतमईन हूँ, लेकिन काफ़ी खराबियाँ भी हैं। खराबियाँ क्या आपकी नज़र में? मिसाल के तौर पे अगर हम अपने शहर की बात करते हैं, ओवरऑल पाकिस्तान को छोड़ के सिर्फ अपने शहर की बात करते हैं, तो ये फालिया रोड जो तामीर के एक हिस्से में गुजर रहा है, इसको एक ऐसे वक्त में शुरू किया गया जहाँ पे आमतौर पे तामीरी काम शुरू नहीं किया जाता, यानी सर्दी के मौसम में। एक दिन बारिश होती है, 7 दिन वैसे गुजर जाते हैं, क्योंकि जल्दी नमी वगैरह वो सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर कायम रहती है, तो ये काम नहीं हो सकते। इसी तरह जो कैंपस है गुजरात यूनिवर्सिटी का, जो कई साल पहले का चल रहा है, खान साहब ने पिछले दिनों में ऐलान किया कि हम गुजरात यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ पे दे देंगे, यानी एक चीज पहले से जो मौजूद है उसको अब दिया जा रहा है। तो इस तरह की कई और तरह की खामियां जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हर बंदा महंगाई की वजह से शदीद परेशान है, और लोग समझते हैं कि महंगाई का अजाब है जो हम पे मुसल्लत किया गया। मन मर्जी का रेट सर चलता है। ये पिछले दिनों में 230 रुपए 35 रुपए तक मुर्गी का गोश्त था, जो आज 340-350 रुपए पे पहुंचा हो। क्या ये भी नवाज शरीफ कर गए इन दिनों में आके? यानी हर चीज नवाज शरीफ के ऊपर थोप देना या पिछली हुकूमत का कसूरवार उसे ठहरा देना। और रही बात के इंग्लैंड के अंदर या दीगर इलाका जात के अंदर ये जाते हैं, तो जो हम वीजा के ऊपर अपने बच्चों को भेजते हैं, क्या हमारे बच्चे वहां पे रिहाइश के लिए गए हैं? क्या वो हमारा पैसा वहां पे जाने के लिए इस नीयत से जाते हैं कि वो पैसा बच्चे बड़े होके अब्रॉड जाके वहां पे तालीम हासिल करेंगे, एमफिल के लेवल के ऊपर, पीएचडी के लेवल के ऊपर वहां से सीख के आएंगे और अपने वतन की खिदमत करेंगे। अच्छा, अब साहब आपसे ये क्वेश्चन है कि हम अपने मुल्क को ही क्यों इस काबिल नहीं बनाते हैं कि यहाँ पे स्टडी का वो मेयार हो कि हमें या कारोबार के लिए भी बाहर बैरून मुल्क जॉब के लिए भी ना जाना पड़े? हम अपने मुल्क को इस जो है स्टेज पे क्यों नहीं लाते हैं? क्या वजह है सर? इसके लिए कोशिशें तो पाकिस्तान बनने से लेकर तकरीबन चल रही हैं। तालीम के ढांचे मुकर्रर किए गए, हर 5-5 साल के बाद मनसूबाबंदी की गई, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ रिसोर्सेज ना होने की वजह से हमारे पास असबाब नहीं है, ज़राए नहीं है, उनको बनाने की जरूरत जरूर है। और पिछले सालों में HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने जो काम किया है वो यकीनन काबिल दीद है, और सारा ये क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने पिछले चंद सालों के अंदर एमफिल स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स, बड़े बड़े मुहक्किकीन वो पैदा किए हैं। तो इसके लिए कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी ये समझा जाता है कि शायद उन लोगों का लेवल जो है वो जरा अपर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद की ओपन यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उसका किरदार इतना टफ है कि दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं उनके बच्चे भी ये शौक रखते हैं कि हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें। किरदार यहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी है साहब, बहुत अच्छा है जी। अफजाल भट्टी साहब, अब तो असद याद गोंदल साहब ने और दिलुआ साहब, दो अहबाब ने कह दिया कि ये जो लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद हो रहा है ये तो सारा अपने मतलब है, जिस तरह वो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो क्या लेने के लिए किया जा रहा है, एनआरओ जो है वो लेने की, मेरे ख्याल में एनआरओ की तो खान साहब को जरूरत है। तो बाकी जो मेरे दोनों भाइयों ने बात की है मैं उस पर थोड़ा सा करना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। कि मैंने पहले आपको कहा कि मैं बतौर सियासी वर्कर अगर मैं कहूँ कि अदम एतमाद नहीं होना चाहिए, तो वो मैंने इसीलिए कहा था कि ये हमारी पार्टी के लिए ये समझ लें कि ये बिल्कुल जाहिर है और यानी कि खुदकुशी है। क्यों? वो इसलिए कि जो इस टाइम 1 साल रह गया हुकूमत को, अगर ये अदम एतमाद लेके आते हैं जो कि 100% हो जाना है, अगर हमारी पार्टी अभी चाहे, मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अभी चाहे तो अदम एतमाद आज हो जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक लीडर है, उसमें विजन है, वो सोच रहा है कि मैंने
मुल्क की आवाम को भी बचाना है और अपनी पार्टी को भी बचाना है। डेफिनेट हर पार्टी का जो लीडर होता है वो अपनी पार्टी को भी देख रहा होता है, वो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो उसमें मैंने इसीलिए ये बात की थी कि अदम इत्माद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इंतहाई खतरनाक है, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी अवाम की जो फेवर के लिए करते हैं और वो उनको मजबूर होकर करते हैं, तो अगर पाकिस्तानी अवाम को इससे रिलीफ मिलता है और पाकिस्तान को इमरान न्याजी जैसे नायल बंदे से निजात मिल जाती है, देन मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे कायदीन ये समझते हैं कि वो हम अदम इत्माद करके तो मुल्क की आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, तो वो डेफिनेट जो है ना वो चीज इस फेवर में जाती है और वो आवाम के फेवर में जा रही है, ना कि पार्टी के फेवर में जा रही है। अदम इत्माद अभी जो मेरे भाई ने कहा ना कि साहब ने बात की, भाई असद ने भी बात की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक जो है वो 1% भी नीचे नहीं गया, बल्कि ऊपर उसका जो ग्राफ है वो बड़ा है। वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का बड़ा है और अल्लाह के फजलो करम से आज फेयर इलेक्शन हो जाए, आज इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी। ये कोई बात नहीं है कि देखे ना इल्जाम तराशी इमरान न्याजी साहब ने लगाई और मुसलसल लगा रहे हैं, हुकूमत में आकर भी अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। कंटेनर वाली बातें इधर आप मंडी में जब उनका वो हुआ है, जलसा हुआ है, तो उसमें आप तकरीर सुन लें, उस सारी तकरीर में वही कंटेनर वाली बातें हैं। एक जो लीडर होता है या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका जो लेवल होता है, उसका लेवल, उसका इखलाक और उसकी वो जातियात पे नहीं जाता, फिर वो मुल्क की आवाम के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए और अपनी आवाम के लिए सोचता है, ना कि वो अपने मुखालिफिन पर सिर्फ कीचड़ उछाले और अपने मुखालिफिन को वो एक निशाना बनाकर बस उसी पे वो जो है ना वो अपनी तकरीर मुकम्मल करे और चला जाए। आवाम को कुछ चाहिए होता है, आवाम लेने के लिए आ रहे होते हैं उस मौजूदा प्राइम मिनिस्टर से। तो देखिए इमरान खान तो बिल्कुल नहल एक वजीर आजम पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तारीख का, और वो कोई माने या ना माने, देखें अभी फेयर इलेक्शन हो जाए आपको पाकिस्तानी अवाम बता देगी कि इमरान खान को कितना लोग प्यार करते हैं। बाकी बात रहेगी अदम इत्माद की और लॉन्ग मार्च की। देखें जब न्याजी साहब लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और उस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्हें बिल्कुल ऐसे फेयर जो है ना माहौल दिया। अब इनकी जो बात की जाए तो ये माहौल भी देते हैं और साथ में डंडे और सोटे भी देते हैं और मौतें भी करवाते हैं। जब भी लॉन्ग मार्च हुआ है इनकी हुकूमत में वहां पे जरूर नुकसानात हुए। तो लॉन्ग मार्च जब अवाम मजबूर होगी, जाहिर बात है पार्टियों के लीडरान जो हैं वो अवाम के लिए निकलेंगे। अब अपने मफाद के लिए तो कोई भी सियासत नहीं कर रहा होता, वो तो अवाम के लिए कर रहा होता है। उन्हें पता है कि अब इस टाइम अवाम को जरूरत है कि अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पीस रही है, अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है और एक फजूल से कवानीन बनाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अगर किसी ने ऐसे नहीं करना है, तो इस तरह के बहुत सारे कवानीन हैं जो बन गए हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल इन्होंने देखकर मेरे ख्याल में अदारे भी अब इमरान खान साहब के साथ नहीं है, वो पीछे हट गए। अदरवाइज अगर साथ होते तो शायद कभी भी ये चीज ना होती। उन अदारों को भी पता, लाने वालों को भी पता चल चुका हुआ है कि मेरे भाई ने आगे जो कहा ना कि वो नवाज शरीफ के बारे में, यहाँ पे जो भी आता है वो उधर से ही आ रहा है। नवाज शरीफ ने जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था वो इसीलिए लगाया था कि उनसे जान छूट जाए, और वो नवाज शरीफ ने कोई अपनी जात के लिए नहीं, अपनी जात के लिए जो मुल्क है इसको इंडिया के हवाले कर दें, उनसे जान छुड़ाएं वो मुल्क को इंडिया के हवाले कर दें। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क के जानसार सिपाही भट्टी साहब आप हमारे भाई हैं, आप वर्कर हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन आपने कभी अपने लीडर, जिसको आप लीडर कहते हैं, आपने उसकी बातें कभी सुनी है? सर मैं बातें सुन के ही तो ये आप सही बात है, आप इतने समझदार हो कि भी आप मियां नवाज शरीफ जो इंग्लैंड बैठे आप उसको लीडर मान रहे हैं। बता दूं कि मैं नवाज शरीफ के विजन को यकीन मान। कौन सा विजन है उसका? पर्ची वाला विजन है? अपनी भट्टी साहब पर्ची वाला विजन है उसका? सर नहीं, पर्ची वाला। आप कह रहे हैं कि इमरान खान नायल है, जिधर वो मेरी बात सुने, आपने कहा है कि इमरान खान नायल है, किस तरह नायल है? महंगाई को देख ले, वो अभी भी कंटेनर वाला जलसे वाली बात उसने की है। मेरी बात सुने, उसने सलामती कौंसिल में जाके भी उसने कंटेनर वाली बात की है, पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर। आप कैसे बात कर रहे हैं?
आप ये तो ना देखें कि वो पर्ची में क्या कर रहे हैं और नवाज शरीफ ओबामा के सामने जी ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं, आप उसकी हरकतें देखें। लीडर उसको कौन लीडर मानता है? तकरीरों से लीडर नहीं बनता। किससे लीडर? पर्ची से लीडर बनते हैं, पर्ची से और सिर्फ पाए खाने से बंदा बनता है। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे मौका देना। अच्छा एक मिनट सर, जो बंदा कौन को लाते मार कर पाकिस्तान के लिए आया, आप उसको समझ नहीं है। सर मुझे मैं एक मिनट टाइम देना। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग मार्च जो है कि जो अपने मुकदमात हैं वो एनआरओ लेने के लिए जो है वो सारा सर देखिए मुकदमात खत्म हो चुके हुए हैं। मुकदमात का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी भी अब ना शहबाज शरीफ साहब को, ना हमजा शहबाज को, ना नवाज शरीफ नहीं, वो मखसूद चपरासी वाले सारे केस तभी पड़े हैं ना। 1% की भी अदालतें उनकी अपनी है, उन्होंने खत्म करवा दी। टक्के की नहीं हुई, अरबों की हो गई। नहीं हो सकी, उन्होंने पेशियां टक्के की तो होती नहीं है ना, होती अरबों खरबों डॉलरों की। केस के लिए या अपने आप को एनआरओ के लिए बिल्कुल ये गलत बात है, सरासर ज्यादती वाली बात है। देखिए 3 साल 4 साल हुकूमत को हो चुके हुए हैं। हुकूमत नाम की इस मुल्क में एक टके की चीज नहीं है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने अगर यही करना होता ना तो वो आज से पहले 2 साल पहले कर चुके होते। अगर उन्होंने अपनी जात के लिए सियासत करनी होती या अपनी जात के लिए अच्छा जी मैं सवाल तो ले लें, मुझे पता है आपने बहुत कुछ कहना होता है। अच्छा देखें आखिरी जो है 1.25 साल रह गया तकरीबन। इस जो बाकी बात जाता है किसी भी हुकूमत का, पहले तो कोरोना रहा, अब जो है वो ये मौजूदा हुकूमत जो है ज़ाहिर बात है डिलीवर करने की कोशिश करेगी आइंदा इंतखाबात में। अब जो ज़ाहिर बात है इन्होंने जो है वो तिजोरियों के मुंह भी खोलने हैं, खजाने के मुंह खोलने हैं। मुल्क में तरक्याती तमीराती काम होंगे, अवाम को भी कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाएगा। तो इस वक्त अदम एतमाद लाकर जो है वो अवाम के साथ ज्यादती नहीं होगी, कुछ तो भला हो लेने मुल्क का और कौम का। मैं अर्ज करता हूँ जी, देखिए मैं ये इस बात पे रोक रहा था दोनों भाइयों को, जो लॉन्ग मार्च है ना उसमें PMLN तो शामिल ही नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी PDM ने इनकार किया हुआ है कि हम इस लॉन्ग मार्च में फिलहाल शामिल नहीं है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। अब देखिए ना, हैरान कुन बात है, पीपल्स पार्टी बंदे ला रही है सिंध से। जो लॉन्ग मार्च के साथ बंदे आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिंध से। सिंध में हुक्मरानी किसकी है? पीपल्स पार्टी की। देखिए ना अवाम को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है कि बंदे सिंध से ला रहे हैं जहां पे उनकी हुकूमत है, और किसके खिलाफ ला रहे हैं? PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ, कि जी इसने महंगाई कर दी है। तो भाई आपने सिंध में कौन सी महंगाई या दूध की नहरें आपने मतलब बहा दी हैं? कितने खुशहाल कर दिया सिंध को? ये क्या लॉलीपॉप है? दूसरे नंबर पे भट्टी साहब, अरे सुने सिंध से यहाँ पे ला रहे हैं वो है, मैं आ रहा हूँ मैं बताता हूँ सर। एक सुने, एक तो इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम का बड़ा दर्द है, ये महंगाई की वजह से लोग निकले हैं। तो भाईजान आपके पास शुगर मिले हैं, बड़ा दर्द है आपको, आप सुबह से 50 रुपए चीनी क्यों नहीं देते आवाम को? आप रिलीफ दें ना अपने जलसों के लिए, उनको गोलियां मरवाने के लिए। एक मिनट, अरे सुन लें, तो वो कौन है, वो किधर है? अच्छा सुने सर, जरा सबर से सुने। वही चीनी चोर जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं आज आपकी गोद में बैठा है। इमरान खान ने, सुने, इमरान खान ने तो ओपनली ये कह दिया था कि तुमने ये जुर्म किया, उसके खिलाफ उसने इंक्वायरी मूव कर दी थी, जिस वजह से वो जहांगीर तरीन ग्रुप जिसके कंधे पे चढ़ के आप इसकी हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, आज आपकी झोली में बैठा है। वो चीनी चोर और आप भी चीनी वाले। नहीं तो मैं चोर नहीं कहता। अरे सुने ना, अरे तो सुने ना, अरे सुने नहीं सर, ऐसे नहीं बात। अच्छा सर आप बात सुने ना, ये नाज़रीन आप देखें सर, मैं हुक्मरान मैं बता रहा हूं अभी। ये देखिए नाज़रीन, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लोग डरते हैं बात करने से। ये ना तो पीपल्स पार्टी ला रही है, ना ये अदम एतमाद नवाज शरीफ कर रहा है, इसके पीछे इंटरनेशनल माफिया है। उसकी वजह यह है कि जो अमेरिकन ब्लॉक था वो ये चाहता था कि चाइना ब्लॉक जो है उसको डिफीट किया जाए, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी खुद मुख्तार होनी चाहिए, किसी एक ग्रुप के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से भी अच्छे रहे और दूसरा ब्लॉक चाइना और रूस का, उससे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। जब से यह दौरा तय हुआ रूस का,
वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, तो वो जो माफिया थी, वो जो लॉबी थी, उसने ये प्लानिंग शुरू कर दी कि किसी तरीके से पाकिस्तान को अफरा तफरी उसमें मचाई जाए या डिस्टेबलाइज किया जाए। उन्होंने इनको कहा, माल दिया, पैसे दिए, MNS खरीदने के लिए भी पुष्पनाई की। अच्छा, लॉन्ग मार्च, भाई आप हुक्मरान हैं, आपका लॉन्ग मार्च निकालने का क्या तुक बनता है? उसके बाद जब पूरे दुनिया जानती है कि PMLN के पास सिर्फ 44 सीट्स हैं, अच्छा, जबकि PTI के पास सुने अपोजिशन वाला किरदार अदा कर रहा नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, एक सुने आप भट्टी साहब, आपने कहा है कि एक लीडर, उसने लीडर का विजन एक दुनिया को दिया है, मैं उसके नकदीर में हूँ। भाईजान मैं बता देता हूँ, वो पर्ची वाले लीडर दे दिए बात सबूत, बात तो देखिए, एक सुन ले, पर्ची दिखाने से बंदा लीडर बनता है, ये मैं पता है, मैं दिखाता हूँ जी, मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल हमें पता है कि पर्ची दिखाएं और आप मैं देखिए जी, आज नवाज शरीफ एवन फील्ड में बैठा है लंदन में, जिसके बारे में, मलकियत के बारे में इन्होंने कभी उसको तस्लीम नहीं किया था। देखिए, इसका मतलब है कि ये साबित हो गया कि वो एवन फील्ड नवाज शरीफ की मलकियत है, बिजनेस उनके बाहर हैं। पाकिस्तान में देखिए क्या रिलीफ दिया, पाकिस्तान के अवाम के टैक्सेस से उन्होंने पुल बना दिए, सड़कें बना दी, मोटरवे बना दी। ये किसके पैसे थे? पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं। अच्छा, अब जो उन्होंने ये प्रॉपर्टीज बनाई, ये जो उन्होंने शुगर मिलें चलाई हैं, ये किसके पैसे से हैं? उसमें से बेनिफिट, प्रॉफिट वो कमा, सुने सर बताइए। अच्छा, अब अवाम को क्या रिलीफ देना है? नून लीग ने सिर्फ इख्तिदार हासिल करना है, इमरान खान को भगाना है, उसको नीचे उतारना है। इनका मिशन सिर्फ अवश्य इख्तिदार है, अवाम के साथ रिलीफ, क्योंकि अवाम के टैक्सों से हुकूमत चलती है ना। जब हुकूमत के पास इतना पैसा ही नहीं है, अगर नवाज शरीफ का इख्तिदार का होता ना, तो नवाज शरीफ अपनी हुकूमत कुर्बान न करता। कौन सी कब की है? सोचने कब की है? 2018 से पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत को इन्होंने खत्म किया, वो इसीलिए किया था। ये कुर्बानी कौन सी? कुर्बानी किसने खत्म की? वो तो जबरदस्ती निकाला गया ना। उसके बाद वज़ीर आज़म जो है वो जबरदस्ती निकाला गया ना, जबरदस्ती निकाला। या तो वो कहता कि पाकिस्तान में महंगाई है, ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान अदारे जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, तो नवाज शरीफ ने वो या तो हमारा जो हाजी साहब थे, नवाज शरीफ हाजी साहब ने वो या तो इस्तीफा दे के घर चला जाता कि पाकिस्तान का दर्द हो गया है। जब यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट ने सिर्फ इल्जाम लगाया, यही मतलब नून लीग थी जिन्होंने जाके वहां पे इल्जाम लगाया कि आपके ऊपर हरफ आ गया, आप इस्तीफा दे के घर जाएं। देखिए, आप तो उन लोगों को पाकिस्तान में अफरा तफरी की सियासत को फरोग देने वाले लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ इख्तिदार की खातर, कुर्सी की खातर आप पाकिस्तानी अवाम को यरगमाल बना के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं अब पाकिस्तानी अवाम इतनी बेवकूफ नहीं। एक बड़ा अहम पॉइंट मैं दे रहा हूं। ये कहते हैं नवाज शरीफ की मकबूलियत है, मैं भी मान लेता हूं, जरदारी साहब की मकबूलियत है। भाईजान, सदारती निजाम लाते हैं। ये वोट जो आप कहते हैं ना, वोट बैंक बड़ा है, ये नवाज शरीफ का नहीं बढ़ता। ये जो मकामी कैंडिडेट होता है, वोट उसका जाती होता है। क्यों इलेक्टेबल को लिया जाता है? इस वजह से कि पार्टी को रिलीफ मिले। अगर आप ये तीनों पार्टियां पार्लियामेंट में बैठ के फैसला करें जी सदारती निजाम ला रहे हैं, एक मान लिया शेर का निशान किसी को सर, मैं मान लेता हूं ना सर। अरे सुने ना, डायरेक्ट नवाज शरीफ को शेर देते हैं ना, सदारती निजाम को पास करें, ये तीनों कैंडिडेट खड़े हो जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अफजाल भट्टी को नवाज शरीफ फिर लगा ले, मिनिस्टर जो मर्जी कर ले। मैं यही चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान में सदारती निजाम आ जाए, ये दोनों PMLN और पीपल्स पार्टी हमायत करें, PTIV, कि जी हम असेंबली में पास करते हैं कि आज के बाद मकबूलियत का ग्राफ चेक करने का सदारती निजाम का तरीका होगा। पाकिस्तान की अवाम किसको पसंद करते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा, हुक्मरानी का हक उसको मिलना चाहिए। आप ये क्यों नहीं करते? मैं समझता हूँ मौका दे जी। असद रियाज गोंदल साहब, सिंध में जो आपकी जमात PTI जो है वो सिंध हकूक जो जमात कर रही है, तो वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों किया जा रहा है वहां पे आपकी तरफ से मार्च PTI की तरफ से? देखे ना जी, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब जब आए थे ना, तो आज भी आप सिंध में जाएं तो वहां पे भी है कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। ठीक है जी। इसी तरह उन्होंने पंजाब में भी वो कहते हैं कि भुट्टो साहब तब्दीली लाए थे। मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो भुट्टो साहब, हमारे कल्चर को, हमारे रहन सहन, हमारे सिस्टम को।
हमारे पास ना तो इधर जागीरदाराना निज़ाम था, ना कोई इतने जागीरदार हमारे पास थे। मतलब तकरीबन हमारा जो ये सेंट्रल पंजाब है या मतलब है ये इधर तकरीबन मिडल मैन हम सब तकरीबन एक जैसे ही लोग थे। ठीक है जी, हमारा कोई इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई इस तरह के मामला नहीं थे। आप अगर देखें भुट्टो साहब नारा लाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा तब्दीली पंजाब में की है उन्होंने। पंजाब के लोग हमारे सच्ची बात है कि भोले लोग हैं, मतलब जो भी आता है मतलब उसके लकीर के फकीर हैं। सिंध में आप देखें कि इतने हालात वहां पे खराब हैं। हकीकत में वहां पे जागीरदाराना निज़ाम टोटल है ही सिंध में। वहां पे एक आम आदमी बेचारा वडेरे की मर्जी के साथ वो बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उसके दफन में नहीं हो सकता सर, दफन नहीं हो सकता, जो सबसे ज्यादा बात है। हकीकत में तो जितना जुल्म सिंध में हो रहा है अवाम के साथ, आप कभी वहां पे जाकर देखें ना जी, लोगों के साथ क्या हो रहा है, अवाम वहां पे किस तरह पिस रही है। हमारे पास सच्ची बात है कि हमारे पास सब एक दूसरे के भाई हैं, हमारा आपस में पंजाब का कल्चर अच्छा है, बड़ा एक सिस्टम है, कोई इधर वडेराइज्म नहीं है। वहां पे गरीब आदमी, बल्कि एक जो वडेरा है उसके पता नहीं कितने, बल्कि भुट्टो साहब के खुद जो है वो उनके 11 स्टेशन है उनकी जमीन में। ठीक है जी, वहां पे हजारों गुलाम है उनके। इस वजह से पीटीआई, हाँ इसलिए पीटीआई कर रही है कोशिश। 9 मार्च को जो है वो इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान भी वहां पे जा रहे हैं और शायद वहां पे एमक्यूएम से भी मुलाकात जो है वो करेंगे। अच्छा, काफ लीग कहाँ पे खड़ी आपको नजर आ रही है? देखिए जी, काफ लीग जो है वो एक खुद मुख्तार एक जमात है, ठीक है, लेकिन हमारे उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुक हैं। खान साहब ये तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ उनसे जाके मिले हैं, मेरे भट्टी साहब भाई पहले बता रहे थे। देखे ना जी, पहले अब तक खान साहब ने भी कहा था कि 14 साल तो जो शजात साहब उनको याद नहीं आए। मतलब इनको उन्होंने डाकू चोर सब कुछ कहा, मतलब सारा कुछ इनकी फैक्ट्रियों पे उन्होंने छापे मरवाए, इनके घरों पे, चौधरी साहिबान के घरों पे इन्होंने छापे मरवाए। मतलब जब वो हुकूमत में थे, जो ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो जब ये चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इतनी इनके साथ ज्यादतियाँ की हैं, वो इनके साथ काम की, इनको ख़त्म करने की कोशिश की है। आज उनको शहबाज शरीफ साहब को वो याद आ गए, जो शजात साहब, परवेज इलाही साहब। पहले भी मैंने आपको बताया था, जिंदुआ साहब ने भी बात सुन ले मेरी, भट्टी साहब बात सुन ले ना आप जरा। तो पहले भी मैंने बताया था, इनको ना कोई मुल्क का मसला है कि मुल्क की आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, इनको सिर्फ मसला अपने आप से है, इनको अपना खतरा है। उनको ये है कि हम सलाखों के पीछे ना चले जाएं। इसलिए वो अब जो परवेज इलाही साहब के, मैं आपको मजे की बात दूं, आपने वो कुर्सी देखी है जिसपे शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, उनके घर मेहमान आए हुए थे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो इतने शर्मिंदा थे उनके घर जाकर कि वो अच्छी चेयर पे नहीं बैठ सकते थे। वो माड़ी सी कुर्सी, ठीक है, टीचर सी, उस पर शहबाज शरीफ ऐसे बैठे हुए थे। एक साइड पे जो शजात साहब थे और एक साइड पे जो परवेज इलाही। मैं तो वही देख के बस सही बात है ना, आता बड़ी मनसी भी आई कि देखो शहबाज शरीफ दर की ठोकरे बेचारा। हाँ, जब ठीक हो जाती है, जब चोई साहबान के घर गया तो उस वक्त उसको वो कमर की दर्द याद आ गई। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ना सर, क्योंकि मैं पीएमएलएन का बहुत अरसा हिस्सा रहा हूं ना, इसमें ये है, ये डाकू ये वो मैं नहीं समझता। दोनों खानदानों ने, शरीफ खानदान ने भी और ज़हूरुल्लाह खानदान ने भी मुखालफत में भी हमेशा रवादारी दिखाई है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब 2007 में मियाँ साहबान तशरीफ लाए, चौधरी साहबान इनके साथ एडजस्ट होना चाहते थे, साबका मुस्लिम लीग उनको इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन चौधरी बरादरान को हकारत से दुत्कार दिया गया था। ये था वो सबसे बड़ा इशू उनकी नाराजगी का। उनका ये क्लेम था कि आपने मुस्लिम लीग नून की पीठ में छुरा घोंपा है, आप काफ लीग के साथ अपना उसमें काफ लीग बना ली थी, मुशर्रफ के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन इनका जो मौकफ था, मैं समझता हूं उसमें वजन ये था कि अगर ये उस वक्त मार्शल दौर में मुशर्रफ के साथ एडजस्टमेंट करके हुकूमत न बनाते तो ला महल्ला मुखालफीन ने हुकूमत बनानी थी। वो तो रगड़े गए, तो ये खानदान भी रगड़े जाते या बाकी मुस्लिम लीगी भी रगड़े जाते। इनका सियासी फैसला बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उन्होंने इन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया और हमेशा इनके रास्ते में रोड़े अटकाए, जिसका दुख था। लेकिन आज जब जान पे बनी, अदम एतमाद के लिए बंदे चाहिए थे,
तो वो खुद उनके पास चले गए, ठीक हो मेरे गया। पास अच्छा तो ये यार, बात है। डॉक्टर साहब MQM और जहांगीर तरीन को क्या किस जगह पे आप देख रहे हैं? देखें जी, जहांगीर तरीन साहब हमारे बेशक वो ये चीनी चोर कहते हैं, आज उन वो भट्टी साहब हमारे भाई कह रहे थे कि नवाज शरीफ के पास गए, उनकी गोद में अब बैठे हुए हैं। बेसिकली जो जहांगीर तरीन है वो बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं है, ना वो उद्यम इत्तेमाद की तरफ आएगा, MQM भी नहीं आएगी। ये तारीख है, आप पिछले देख लें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देख लें 2008 वाली, उसमें भी बस वो ऐसे ही कोलिशन गवर्नमेंट थी उनकी भी, उसमें भी ये मामला चलते रहते थे। बस थोड़ा बहुत आगे पीछे मामला अपने कद बढ़ाया और उसके बाद जो है वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती नजर आ रही है कि आपके इत्तेहादी मजबूत हैं, आपके साथ खड़े हैं? जी मजबूत हैं, खड़े हैं, और ये सिर्फ ब्लैक मेलिंग है, कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से, जैसे कि पहले जंजुआ साहब ने भी आपको बताया, बेसिकली ये जो एजेंसीज है ना इंटरनेशनल, बेसिकली वो ये सारा कुछ कर रही हैं। ना कोई नवाज शरीफ कर रहे हैं, ना शहबाज शरीफ कर रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं? इन्होंने तो एक लॉन्ग मार्च भी नहीं, 10 बंदे नहीं, बैरूनी ताकत है बेसिकली, जो भी वो खान साहब रशिया के, चाइना के हैं, ठीक है जी, बेसिकली वो अमेरिका, तो उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, ठीक है जी, और खुल खुला के कहा, कोई ऐसी बात नहीं, हर जगह पे जिस तरह वो कंटेनर पे, और मेरे ख्याल में ये इमरान खान को ना ताकत दे रहे हैं, हालांकि वो कमजोर हो रहा था, ये अपोजिशन उसको ताकतवर हुक्मरान के रूप में दुनिया के सामने ला रहे हैं, क्योंकि जो ब्लॉक इस वक्त बन रहा है रशिया और चाइना, उसमें ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ब्लॉक मजबूत है, पूरी दुनिया की नजरें इसकी तरफ हैं, और वो अब उनके पास इतनी सकत और ताकत नहीं। अभी यूक्रेन का आप देख लेना मसला, वहां पे ये नेटो ने या ये जो सलामती काउंसिल है या जो सबका ब्लॉक था, ये क्या कर सके आज तक? और एक अकेला रूस जो है वो कब्जे पे कब्जे किए जा रहा है। हकीकत में बात ये होनी चाहिए कि इस वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं PTI का हूं, मैं मुस्लिम लीग से मेरा तल्लक है, मेरा तल्लक पीपल्स पार्टी से है। इस वक्त हमें सिर्फ पाकिस्तानी बनना चाहिए और पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है इस वक्त हमें सिर्फ पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान आप देख लें कि पाकिस्तान ने किस जगह पे मार नहीं खाई, मतलब हमारा वाकई जो ये क्या नाम है इसका, जो हमारे सफारती सिस्टम था, ये बिल्कुल खराब था, मतलब हमारी अपनी तो सफारतकारी थी कोई नहीं उस वक्त। अगर अभी हमारी खारजा पॉलिसी, और अभी अगर हमारी खारजा पॉलिसी अगर कुछ बन रही है, अगर हम अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ हाँ या ना कर रहे हैं, दुनिया को जवाब दे रहे हैं, तो हमें एज अ पाकिस्तानी सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। इसी में हमारा फायदा है। अगर हम वेस्टर्न की तरफ जाएं, यूरोप की तरफ जाएं, अमेरिका की तरफ जाएं, वो ना आज हमारे हैं ना कल हमारे हैं। आप अगर पुरानी हदीस देख लें, मौलाना साहब भी बैठे हैं, इनको भी पता है, हदीसों में चाइना का भी जिक्र है, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुझे मशरक से ठंडी हवा आ रही है। मशरक में यही खिता है पाकिस्तान, और इसके साथ चाइना है, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये सारे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं। अब तुम्हें एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान हो के हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, एज अ किसी पार्टी के लिए। वैसे बड़ी अजीब सी बात है ना जी, कि जब धरना था ना न्याजी साहब का इस्लामाबाद, तो उस टाइम चाइना के सदर साहब ने आना था, तो उस धरने की वजह से उनका जो दौरा था वो डिले हो गया था। तो उस टाइम पाकिस्तानी अवाम का ख्याल नहीं आया मेरे भाई की पार्टी को और मेरे भाई को। तो अब जो है वो पाकिस्तान की अवाम का इतना दर्द है इनको, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम का अगर इनको दर्द है ना, तो यकीन मानिए कि सिर्फ ये महंगाई कम कर दें तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। भट्टी साहब, एक तरफ तो आपकी हुकूमत जो है वो, सॉरी आप जमात जो है वो इमरान खान को जो है वो इस तरफ गिनती है कि इन्होंने वो CPEC वाला सारा खराब कर दिया अमेरिका के कहने पे, उसको राजी करने पे, और दूसरी तरफ ये बातें की जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? कौन सी बात? ये CPEC वाला आप कहते हैं, देखे ना, CPEC तो जब से ये हुकूमत आई है वो बिल्कुल उसका ठप हो गया हुआ है ना, वो तो जरी बात, पैसा निकल नहीं ना रहा उसमें किकबैक्स नहीं जा रही ना, इस वजह से अभी तक तो हुआ ही नहीं है ना उसका। तो देखे ना, पहले CPEC जब स्टार्ट हुआ था तो वो इंटरनेशनल चैनल्स पे भी और पाकिस्तानी चैनल्स पे भी
उसके बहुत सारे एड्स आ रहे थे, बहुत सारा दिखाया जा रहा था कि ये काम हो अब ऐड नहीं ना चलते, बट साहब इतना पैसा नहीं है हमारे मुल्क में। सच्ची जो बात है कि आवाम तो देखना चाहती है कि हम एड्स भी मतलब हर चीज की, नवाज शरीफ की फोटो, शहबाज शरीफ की फोटो ऐड दे दो जी फलाने चैनल को, फलाने चैनल को, उनके लगे हैं, क्या लगे हैं जी, क्या ये भी सरकारी जो साहब आपने एक और आज नया जनाब है पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि ये अमेरिका के कहने पे और दूसरे ममालिक के कहने पे जो है लॉन्ग मार्च और अदम इत्मीनान आ रहा है, तो इस पे नहीं सर ये गलत बात है, मैं नहीं समझता कि ये तो इन्होंने नजरिया दिया। एक और बात नहीं। यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पे इस सारे में जो किसी बड़े का जिक्र होता है उसके दस्ते शफकत की जो बात होती है उसको आप दस्ते शफकत को किस नजर से? सर मैं ये ओपनली बात करता हूँ। पहले बता दूं वो CPAC और इनके धरने वाला जो मामला था ना सर, उस वक्त की पॉलिसी बनती है नवाज शरीफ की नहीं होती, एक स्टेट की पॉलिसी होती है, ना इमरान खान की होती है, पूरी स्टेट की पॉलिसी होती है। बेशक सही बात है। उस वक्त बरतानिया और दुबई खास तौर पे उनको प्रॉब्लम थी CPAC से, और उन्होंने ये लॉबिंग करके एक एजेंडा ही कह लें उसको तैयार किया उसको रोकने के लिए। वो प्रेशर नवाज शरीफ पे नहीं था, वो स्टेट पे था प्रेशर। उसमें जो स्टेट थी उसके बैक होना पड़ा। जैसे पाक ईरान पाइपलाइन जो है तेल पाइपलाइन, उसको बनने नहीं दिया जाता कि वहां से हमें 12 रुपए लीटर तेल मिलता है लेकिन वो हमें 110 रुपए देते हैं, जो हमें 150 या पौने 200 बेचना पड़ता है। हमारे पड़ोस में तेल है जो हमें 12 रुपए लीटर मिलता है लेकिन ये वो इंटरनेशनल माफिया हमें लेने नहीं देता। अभी उज़्बेकिस्तान तक पाइपलाइन जो चली हुई है रूस से, गैस पाइपलाइन है, वो उसमें बहुत थोड़ा सा फासला है। अगर हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो हमारे पास गैस बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत सस्ती मिल सकती है। अभी कल उज़्बेकिस्तान वाला जो एक वायदा हुआ था रेलवे का, उज़्बेकिस्तान से बरास्ता अफगानिस्तान पाकिस्तान में रेलगाड़ी चलाई जाए, ये दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की बेहतरीन पॉलिसियां होती हैं। उस वक्त भी लॉबीज थी, आज ये लॉबीज क्या है? वो तो थी हमारे इंटरनल जो था ना CPAC, वो इंटरनल था, उसके साथ डैमेज हो रहा था दुबई, क्योंकि चाइना की जो इंपोर्ट थी वो सारी पहले बाई एयर दुबई जाती थी, वहां से शिप्स में लोड होती है। जबकि मियां नवाज शरीफ ही कह लें या स्टेट पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अगर हम ये रोड देते हैं ग्वादर तक, ये सामान चाइना को भी उसमें बेनिफिट था, बहुत आधे किराए पे उसका माल पहुंच जाता था समंदर तक। अच्छा, वो तो थे मुल्कों के मुआहदे जिसे कुछ वो मावराई ताकतें बर्दाश्त नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो मसला बन गया ये उससे भी बड़ा बन चुका है कि दुनिया पूरी इस वक्त जंग की लपेट में आ चुकी है। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया क्योंकि वही रोल बैक। देखिए नाजरीन, आज आम आदमी को ये बताना चाहता हूं कि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो सबसे बड़े जो एटम बम बनाने वाले जो लेबॉर्ट्रियां थी, जो कारखाने थे, जो फैक्ट्रियां थी, वो यूक्रेन के पास थी, और सबसे ज्यादा दुनिया में एटम बम यूक्रेन के पास थे। वो अमेरिका का इत्तेहादी बना, यूरोपियन का इत्तेहादी बना, नेटो का इत्तेहादी बना, तो उन्होंने वो सारा एटमी प्लांट जो था वो रोल बैक कराया, एटम बम उससे ले लिए, जाया कर दिए। जैसे पाकिस्तान पे दबाव था, डॉक्टर कदीर साहब को हमने दलील किया, पूरी दुनिया में ये एक उस माफिया ने ये बात फैला दी थी कि ये जो हथियार हैं ये दुनिया के अमन के लिए खतरा है, लिहाजा इनको नेटो के हवाले कर दिया जाए। रोल बैक करवा दिया एटमी प्रोग्राम, ईरान का भी कराने के चक्कर में थे। अब क्या हुआ, उसके पास कोई चीज ना रह गई तो उसके पड़ोसी ने उस पर हमला कर दिया। आज वो चीखें मार रहा है उसका सदर यूक्रेन का कि जी मेरे साथ क्या हो गया। 4.5 करोड़ मुल्क के मतलब आबादी का वो मुल्क है, और मैं समझता हूं एक ताकतवर मुल्क था दिफाई लिहाज से, लेकिन आज वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो अपने गांव भी नहीं बचा सकता, ना शहरों को बचा रहा है। इन्होंने उसको थपकी दी हुई थी। शफकत वाला है, उस पे थोड़ी सी सर ये दस्ते शफकत की बात ही कर रहा हूं। दस्ते शफकत वाला ही वो ग्रुप जो है वो अब हमारे एंटी होना चाहता है, जबकि पाकिस्तान उसके एंटी जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो नहीं होना चाहता। मैं किसी बड़े अदारे, अच्छा ये जो बात न्यूट्रल की, हाँ उसमें जो देखिए उस लॉबी ने, क्योंकि बड़े अरसे से 47 से लेकर आज तक अमेरिका और इस लॉबी से हमारे ताल्लुकात रहे हैं, फौज के भी रहे हैं, बाकी इदारों के भी रहे हैं, हुकूमतों के भी रहे हैं। उन्होंने जब ये बात की कि इमरान खान को रोका जाए, बदरिया फौज रूस का दौरा ना किया जाए, लेकिन फौज ने कहा कि ये पॉलिसी है अवामी, फौज का जिक्र ना करें, मुख्तसर ये बात बता दें कि जो है वो किसी भी हाथ नहीं है। सर एक सुने, मुझे एक हैरानगी होती है, मीडिया वालों पे भी हैरानगी होती है कि इदारों की ये तौहीन करते हैं।
उनका नाम भी नहीं लेते और उनको बदनाम भी करते हैं, अदालतों को भी, फौज को भी। अच्छा, किसी ने एस्टेब्लिशमेंट का नाम रख दिया, किसी ने अरे सुने, बका की इदारा है, एक सुने, अगर देखिए किसी को भी कोई शिकायत होती है लेना चाहिए अच्छे तरीके से। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जी रूस का दौरा रोकने के लिए हम न्यूट्रल हैं, हम ना आपकी सपोर्ट करते हैं ना इमरान खान की मुखालफत करते हैं अवामी हुकूमत की। उन्होंने कहा कि जी हमने ये अदम एतमाद करना है, इसको हमने नहीं रहने देना। ठीक है जी, अगर आप अवामी ताकत से लीगल तरीके से, जमहूरी तरीके से अगर इमरान खान को हटा सकते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन लीगल वे है कोई नहीं। कर रहे हैं जो भी है, निजाम घुमा फिरा रहे हैं जी। हाफिज कैसर इदारे सारे हुकूमत के साथ हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम बंदा जो है, आम बंदे को किसी भी, कोई भी हुकूमत किसी की भी हो, नून लीग की हो, पीटीआई की हो, आम बंदे को क्या चाहिए होता है हुकूमत से? आम बंदे को फैसिलिटीज चाहिए। कौन सी फैसिलिटीज? थोड़ी सी सामान की सूरत में, रोटी की, कपड़े की सूरत में। यानी आम तौर पे अगर देखा जाए तो उसकी रिहाइश का सबसे पहले बंदोबस्त जरूरी है, जहाँ पे वो अपना सर ढक सकता हो। उसके बाद जहाँ पे भी देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, खुसूसी हमारे पंजाब और खुसूसी फिर मंडी बहाउद्दीन के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम है निकासी आग की। इसकी वजह से सड़कें हमारी डैमेज हो जाती है। उसके लिए तो बलदियाती निज़ाम आ रहा है, वो सारा कुछ ठीक कर देंगे। और क्या चाहिए होता है आम बंदे को हुकूमत को? उसके सिवा ये है कि महंगाई जो है ना वो कम से कम बंदे के कंट्रोल में रहे, कि चीज़ें जो है वो बंदा खरीद सके बआसानी, और हर बंदे को बराबरी के मेयार के ऊपर परखा जाए। ये ऊंच नीच का जो एक पहाड़ कायम किया जाता है लोगों के दरमियान, ये खत्म हो जाए, मुसावात हो, इन चीज़ों को लेके लोगों को चलना चाहिए। आम बंदा अब सिर्फ आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो लोग रोटी खाने को तरस गए। पहले असद अजाज साहब ने बात की सिंध के लोगों की कि वहाँ पे जो वडेरापन चल रहा है, बाकी इनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को क्या हम पंजाब के अंदर भी देखना चाहते हैं कि पंजाब के बंदों को 2 बार मेरे मोहतरम भाई ने बोला कि ये लकीर के फकीर हैं, लेकिन ये लकीर के फकीर नहीं है। 500 से ज्यादा बंदे मंडी बहाउद्दीन के अंदर PhD करने वाले वो मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह कि ओवरऑल जो लोग हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि लोग किसी के पीछे चल पड़ते हैं, लोग देखते हैं हमारे पास वसाइल नहीं है, जराए नहीं है, हम कैसे साथ दें, अगर हम मुंह खोलेंगे तो हमें उड़ा दिया जाएगा। इन चीजों की वजह से लोग किसी के पीछे चल जाते हैं। ठीक है, निजाम चल रहा है, आप समझते हैं कि यहाँ पे आजादी नहीं है, ज़ाहिर राय की आजादी नहीं है? जी नहीं है, पाबंदियां हैं, पाबंदियां हैं, लोगों को मुंह नहीं, एक पाबंदी है तो ज्यादा हो गई है ना। जैसे उन्होंने एक नया कानून, एक काला कानून पास कर लिया है, उसमें तो बिल्कुल जो है ना वहाँ पीटीआई की हुकूमत ने बहुत ज्यादा, हाँ जी, इस हवाले से जो बिल्कुल जो है ना, नहीं वो सुनने में आ रहा है कि उसके सब वो सुनने में तो आ रहा है, वो वो तो चलो कर रहे हैं, लेकिन एक दफा कर तो दिया गया हुआ है ना। देखिए एक बात ये है कि मैं जो वैसे मैं नून लीग का नुमाइंदा हूँ, लेकिन जो पंजाब और उसकी सिंध और जो पीपल्स पार्टी के धरने की या लॉन्ग मार्च की बात है और पीटीआई के लॉन्ग मार्च की है ना, वो उसका सिर्फ यही है कि वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं और ये इनको कर रहे हैं, इनकी आपस की लड़ाई है, कोई हकूक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी होती है हुकूमतों की, एक दूसरे को अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे कार्य। ये वो जो उधर मौजूदा, अगर देखे ना आवाम को उन्हें ख्याल हो ना, तो जो ये जो समझते हैं कि हमने अवाम के लिए कुछ करना है, तो अवाम के लिए करने के लिए बहुत कुछ, अवाम को तो नहीं है कि वो कि कौन से ब्लॉक में उन्होंने जाना, अमेरिका वाले ब्लॉक में जाना या रूस वाले ब्लॉक में। अब अवाम को तो चाहिए रिलीफ चाहिए, अवाम को तो चाहिए महंगाई पे कंट्रोल चाहिए, अवाम को तो एजुकेशन चाहिए, अवाम को तो सेहत के लिए चाहिए, जो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। और इन चीजों की तरफ साहब आपकी बात 100% भाई, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा जी ठीक है। यानी अवाम को सिर्फ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर से या मौजूदा हुकूमत से रिलीफ चाहिए होता है। उन्हें ये नहीं है कि वो स्टेट की बातें हैं वो जाने, उनका काम जाने, उन्हें कोई नहीं है कि वो अमेरिका के ब्लॉक में जा रहे हैं या रूस के ब्लॉक में जा रहे हैं। उन्हें ये है कि हमें क्या दे रही है ये हुकूमत यहाँ पे डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और उसी वजह से अदम एतमाद और ये सारी फसाद जो है ना, ये कोई वो इंटरनेशनल वो कोई महंगाई आपके नजर सिर्फ महंगाई की वजह से है? भट्टी साहब का मौकफ है कि महंगाई की वजह से ये पार्टियां मुतहरक हुई हैं। अच्छा, मैं इसका एक जवाब 1 मिनट सिर्फ, जब भी सर जी अवाम को चाहती है ना कि हमें ये चाहिए, तो कहा जाता है कि ये महंगाई नवाज शरीफ की वजह से, हाँ, ये चाहती है, अवाम चाहती है महंगाई को हटाया जाए।
जवाब ये मिलता है कि पिछली हुकूमत ये कर दी। अरे सुने जी, लेकिन मैं एक बात, मैं एक मिनट सर, वो तो 4 साल हो गए हैं, वो तो चले गए, ठीक हो गए, साइड पे बैठे हुए हैं। आपने जो मैं देखिए जी, मैं इस बात के लिए क्लियर करता हूँ भट्टी साहब, किए थे जो आपने वादे किए थे, जो कंटेनर में आपने बड़ी बड़ी बढ़के मारी थी, वो आप कहाँ हैं? सर मैं ये वो बात थी कि 2023 को इलेक्शन होता, अवाम इसको रिजेक्ट कर देती, ये था आपके सवाल का जवाब कि ये कारकर्दगी अगर नाकस करता है अवाम इसको ईवान से बाहर फेंक देगी। लेकिन अब मैं बात करने लगा हूँ महंगाई की। वैसे ये बात जंजुआ साहब हुकूमती नुमाइंदे को करनी चाहिए जी। मैं चाहती हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको, पूरा करना चाहिए ना। ये देखिए जमहूरी निजाम का ये हिस्सा है। इन्होंने अपने 5 सालों के लिए मिसाक जमहूरियत बनाए, क्या इन्होंने बनाया सिर्फ 5 साल पूरे करने के लिए। मेरा यहाँ पे एक इन्फेक्शन बन जाता है, मुझे डॉक्टर कहता है ये कटवा दो तो तुम बच सकते हो, अदरवाइज अगर ये साथ रहा तो मैं अब देखता हूँ कि मैंने अपने हाथ को बचाना है। बिल्कुल सही है। अच्छा अमेरिका ने आप बता दिया आपको कि आपका हाथ डैमेज हो गया, ये अमेरिका ने बताया। किधर थे एक मिनट मुझे मौका दीजिए महंगाई का। यकीन करें, अरे तो सुने ना, अरे सुने, वैसे ना मैं पॉइंट के साथ बात करता हूँ। आप नहीं, मेरी उम्र हो गया 56 साल 55 साल, हमारे वालदैन बाप और दादा, सिर्फ मैं यहां तक ही रहता हूं, 30-35 साल पीछे चले जाते हैं, 20 साल पीछे चले जाते हैं। भट्टी साहब और पाकिस्तान के नाजरीन ये बात देख लें, महंगाई महंगाई महंगाई। हमारे जो वालदैन थे उनको तीसरा सूट नसीब नहीं होता था साल में, वो अचार के साथ रोटी खाते थे। ये सदियाद साहब बैठे हैं, अब चौधरी हैं, इनके दादे का पूछ लें। हमारे ये MPA थे चौधरी मंजूर ज़यालदार साहब स्वाबे के, उनके वालदैन का देख लें। ये जितने भी बड़े लोग हैं, घोड़ियां थी इनके पास, कपड़े किसी मीटिंग में या शादी में जाने के लिए अल्लाह किलियों पे टंगे होते थे। अरे सुने, सही बात। अच्छा, और हमारे बच्चे सारे के सारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। आज मेरे पास 20 सूट हैं, कारी साहब के पास 20 सूट हैं, भट्टी साहब के पास गाड़ियां हैं, और कितनी कितनी मतलब इनके पास बारात हैं, ये फ्रिजें, ये टीवी, ये एयर कंडीशन हमारे बुजुर्गों ने तो ख्वाब में भी नहीं देखे थे। ये किधर से महंगाई आ गई है? हमारे अंदर सिर्फ अवस पैदा हो चुकी है, हम सिर्फ मांगने वाले बन चुके हैं। हुकूमत हमें दे, हुकूमत हमें दे। हमने कुछ नहीं करना, हमने मेहनत छोड़ दी है, प्रोडक्शन छोड़ दी है, जिस वजह से महंगाई का रोना रो रो के हम वो जो लोग पाकिस्तान के दुश्मन होते हैं उनको अपने सरों पर मुसल्लत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम को सोचना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। वो क्या है, हमें सादा जिंदगी बसर करनी चाहिए। नहीं है गाड़ी तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी जेब में 10,000 नहीं है। ये शादियां आप देखें, ऐसे लगता है जो भी शादी देखो जैसे हम जर्मनी और जापान को कर्जे देने वाले मुल्क हैं। आप हालात देखें, अपोजिशन वाले, ये महंगाई है तो लॉन्ग मार्च किधर से निकल रहे हैं? 30 खरब रुपया हमारा कोई कमानी है तो किधर से आई है? ये हुकूमत नहीं दे रही। ये 30 खरब रुपया जो लॉन्ग मार्च पे लग रहा है, ये आसमान से गिरा है। अवाम का पैसा लूट के आप महंगाई महंगाई का रोना रो रहे हैं। नहीं सर, ये किधर से महंगाई है ही नहीं। सर एक सेकंड, महंगाई की बात कर रहे हैं मोहतरम एजाज अहमद जंजुआ साहब, और फिर ऊपर जो दलील दी जाती है ना किसी बंदे के दावे के ऊपर, जब वो अपने आर्गूमेंट को पेश करता है उसको देखा जाता है कि वो किस हद का है। बात हो रही है महंगाई की और गरीब आवाम की, इसके ऊपर दावा दिया जा रहा है, जो बोला जा रहा है दलील के तौर पे, वो है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च करने वाली गरीब आवाम नहीं है, वो जरदारी का बेटा कर रहा है। ये फर्क भी तो समझना। तो नाम गरीब आवाम पे कर रहा है ना वो, कि जी महंगाई से मार रहे हैं। तो 30 मार तो नहीं ना रही, वो तो खा रही है, वो तो नाश्ते कर रही है, हलवा पूड़ियां खा रही है। वो लॉन्ग मार्च वाले 30-30 हज़ार रुपया फी घर को दे दिया गया। अच्छा ऐसा याद बोल साहब, अगर फर्ज मालूम का अदम इस्तेमाल कामयाब हो ही जाता है तो फिर आपने जो है वो जाहिर बात है अवाम के पास जाना है वोट के लिए, इलेक्शन के लिए। तो अब तक आपकी हुकूमत ने क्या क्या किया है जिस बुनियाद पर जो है वो अवाम के पास जाएंगे, क्या क्या डिलीवर किया है? मलक साहब, एक तो मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब है ना जी, उनको ये तख्ती लगवाने का शौक नहीं है कि वो बताएं कि मैं ये पाकिस्तान की ये पॉलिसी ला रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ, ये मैंने इतना। आप देख लें इमरान खान साहब की जो जितनी भी पॉलिसी है ना वो सारी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। ये नहीं है कि जिस तरह हमारी ख्वाहिश, हमारे पाकिस्तान के लोगों की हमारी ख्वाहिश यही होती है कि हमारी गली बन जाए, हमारी नाली बन जाए, हमारा खंबा लग जाए, बस यही हमारे मामला है।
या थाने कचहरी में हमारे मामला ठीक हो, बस ये हमारे मसाइल हैं। इसके अलावा हमें कोई महंगाई का नहीं है, ठीक है जी। और खान साहब की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी लॉन्ग टर्म है। आपको मैं ये दावे से कहता हूँ कि ठीक 6 महीने के बाद या 2-4 महीने के बाद जितनी पॉलिसीज हैं उनके आहिस्ता आहिस्ता अब रिजल्ट आना शुरू होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपको 1.25 साल और मिल गया तो क्या क्या कर जाएंगे आपकी? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ। आप देख लें हमारी खारजा पॉलिसी, पहले तो हमें पूरी दुनिया में इस तरह समझा जाता जैसे ये कोई बिल्कुल हकीर है, ये कोई मांगने वाला है, ये मतलब इस तरह हमें समझा जाता। लेकिन इस टाइम आपकी पूरी दुनिया में इज्जत है, आपके पासपोर्ट की इज्जत है। मेरे एक दोस्त हैं वो इंग्लैंड में रहते हैं, वो पिछले दिनों आए हुए थे, वो बता रहे थे कि पहले कुछ अर्सा पहले 2018 से पहले, बल्कि उससे भी, कि हमने पाकिस्तानी, क्योंकि वहां पे ड्यूल नेशनलिटी आप रख सकते हैं, कि हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट ही छोड़ दिए थे। क्योंकि हम जिस जगह पे जिस मुल्क में जाते थे जो ग्रीन पासपोर्ट देखते थे वो कहते थे आप इधर आ जाओ, हमने वो सारे वज़ीर आज़म की पैंट उतरवा दी गई थी तलाशी के नाम पे, तो बाकी अवाम का क्या हाल होगा? और अब वो कह रहे हैं कि अब हम दोबारा पाकिस्तानी पासपोर्ट वापस ले रहे हैं। हमारे पास यूके के भी हैं पासपोर्ट और हम दोबारा पाकिस्तानी पासपोर्ट भी ले रहे हैं। अब हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत है वहां पे। ठीक है, एक ये हो गया, और एक तो खारजा पॉलिसी आप देख रहे हैं। उसके बाद बाकी जो मतलब है, ये वाकई बात है कि हमारे खजाने खाली थे जब हमारी हुकूमत आई है। इनके जो नून लीग के जो वजीर खजाना थे वो इस्माइल साहब, उन्होंने खुद एक प्रोग्राम में कहा था कि अल्लाह करे कि ये हमारी हुकूमत ना बने, क्योंकि हमने इस तरह इस मुल्क को इस जगह पे धकेल दिया कि जो भी हुकूमत बन जाए, जिसकी भी बन जाए, वो चल ही नहीं सकती। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो इमरान खान है हकीकत में, न डर भी है और उसके बाद ईमानदार भी है, उसमें सारी चीजें वो, उसको कोई लालच नहीं है। अगर लालच होता तो वो तो अरबों पाउंड छोड़ के आया, ठीक है। और शोहरत आप उसकी देख लें कि जहां पे पाकिस्तान को कोई नहीं जानता वहां पे इमरान खान को लोग जानते हैं। उसको ना तो शोहरत की कमी थी ना दौलत की कमी थी। वो तो इंग्लैंड में पौंडों को लाते मार के आया है, जहां पे ये जो हमारे अभी जो हमारे लीडरान, ये जो हमारे हुक्मरान गुजरे हैं, वो वहां पे अपना पैसा बेचते हैं और वहां पे चले जाते हैं और इलाज भी वहीं से कराते हैं। और जो पहले एक भट्टी साहब बात कर रहे थे कि महंगाई बेसिकली हमें इस दौड़ में लगा दिया गया है, दौलत के पीछे हम इस तरह भाग रहे हैं, हमें चक्कर इसमें उन्होंने डाल दिए। आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल, अगर मेरा बच्चा बेकन स्कूल में नहीं जाता तो मैं वो मतलब जंजुआ साहब का जाएगा, मैं कैसे ना अपना बच्चा बेकन स्कूल में भेजूं, अमेरिकन लाइफ स्टाफ में भेजूंगा। मैं कोशिश करूंगा, बेशक मेरी आमदन 10,000 है, मैं डकैती करूंगा, मैं करप्शन करूंगा, मैं चोरी करूंगा, मैं अपने बच्चे को मैं भी बेकन स्कूल में दाखिल कराऊंगा। इन्होंने हमें इस सिस्टम में डाला है कि हम दौलत के पीछे, हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ना हमारा इस वक्त कोई रिश्तेदार है, ना हमारा कोई भाई है, ना दोस्त है, ना कोई हमारा हमसाया है, हमें सिर्फ दौलत चाहिए। हम दौलत के पीछे इस तरह लग गए, इन्होंने हमें लगाया है। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये इसमें कम से कम 10, 20, 30 साल लगे। मजीद क्या डिलीवर करेंगे? ये देख लें आप, खान साहब ने यकसा ये निसाब जो है, यकसा निजाम तालीमी निसाब उन्होंने कर दिए, ठीक है जी। ये किस लिए किया है कि अगर कोई गरीब का बच्चा भी पढ़े और अमीर का भी हो, वो एक जगह पे हो, ठीक है, एक निसाब पढ़े। अब हमारे पास किसी के पास ऑक्सफोर्ड का था, किसी के पास कोई, किसी के पास कोई, ठीक है, यकसा निसाब आ गया हमारे पास। और उसी तरह मतलब जो पहले से हाफिज साहब को भी पता होगा कि उन्होंने कर दिया कि आपने मतलब कुरान पाक की तालीम लाजमी कर दी है इसमें, और उसके बाद हिफ्ज बिमा तर्जमा कर दिया है 6ठी क्लास के बाद। मतलब ये सारा कुछ इमरान खान साहब को, पाकिस्तान को वो सही जिस तरह इस्लामी निज़ाम होता है, इस्लामी मुल्क होता है, शरी निज़ाम, उसके मुताबिक वो ला रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और मजीद क्या डिलीवर करना चाहते हैं? मजीद इंशाल्लाह आप देखें जी, हमारे जो इदारे हैं जितने भी, जिससे हमें कुछ मिलता था, आप देख रहे हैं अभी इस वक्त सनती जोन बन रहे हैं और हमारी सनत इस वक्त, मैं हेल्प करता हूँ, एमनेस्टी स्कीम दिया है तो वो फैक्ट्रियां लगेंगी, ये भी आप बता दें। हाँ बिल्कुल जंजुआ साहब की बात ठीक है। उसमें उन्होंने कहा है कि आप फैक्ट्रियां लगाएं, बेशक टैक्स फ्री।
टैक्स फ्री, मतलब बेशक यहाँ पे ब्लैक मनी तो बहुत लोगों के पास है, पता नहीं कितने कितने सालों बर्थ बल्कि ले आए तो फायदा है। हेल्थ कार्ड तो क्या बात है, हेल्थ कार्ड का, हाँ हेल्थ कार्ड का ईमानदारी से मुझे 5-7 लोग मिले हैं, वो तो कमाल, बिल्कुल गरीब आदमी जो मतलब है किसी छोटे क्लिनिक पे भी जाके दवाई नहीं ले सकते थे, उनको एक का ऑपरेशन हुआ है, वो उसका डॉक्टर, उसके बाद देख रहे हैं आप तालीमी में, क्योंकि हमारी 2-3 चीज़ें जो है ना जी सबसे ज़रूरी हैं, एजुकेशन और हेल्थ। अगर ये 2 चीज़ें आपकी ठीक होंगी तो आपका मुआशरा भी तरक्की करेगा, आपके बच्चे, उनका मुस्तकबिल भी बनेगा और इसी से ही पाकिस्तान बनेगा। उसमें आप देख लें कि हेल्थ कार्ड हर बंदा अपना इलाज करवा सकता है और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकता है। किसी को ये नहीं है, पहले तो हमारे पास ये होता था कि अगर कोई बेशुमार लोग बेचारे इस वजह से घर में फौत हो जाते कि उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन अब कार्ड उनके पास है, वो जिस जगह फालिया रोड कब तक तमीर हो जाएगा? मंडी ये जी बहुत अहम सवाल है जी, इंशाल्लाह जी मैं बताता हूँ। एक तो फालिया रोड इंशाल्लाह जी ये जल्दी तकरीबन अब दूसरी लेयर उन्होंने डाल दी है ये पत्थर की, इसके बाद इंशाल्लाह आगे उस पर लुक वगैरह भी वो जल्दी हो जाएगा। और ये जो मंडी फाजिल का THP अस्पताल का वज़ीर साहब ऐलान करके हाँ वो कब तक इफ्तिताह किया जाएगा? जी वो भी इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट हो जाएगा जी। नाज़रीन जो है वो तकरीबन मैंने कोशिश की है कि जितने भी हमारे मेहमान हैं उनसे सवालात जो है वो किए जाएं और आप तक जो है उनका जवाब जो है वो पहुंचाया जाए। तहरीक इंसाफ के मेरे साथ से असद रियाज गोदल साहब नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और टिकट होल्डर भी हैं, और अफजाल भट्टी साहब थे, ये सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग जो आज बहुत थके हुए थे सफर करके, आज मजा नहीं आया। मैंने तो बड़ा सल्फ लगाया, नहीं आती कभी हुकूमत के साथ मैं अवाम हूँ ना जी, मैं अवाम हूँ। अच्छा पता नहीं साथ ऐसे तो याद सब बैठे थे उनका और मोहम्मद महफूज मस्जिद साहब के हाफिज। एक सेकंड जी, देखिए पाकिस्तान की तारीख में ये पहली हुकूमत है जिसके खिलाफ महंगाई का नारा लगाया गया, वरना आज तक करप्शन, लूट मार, महंगाई का तो देखिए ऊपर नीचे हो सकती है ना, ये क्रेडिबिलिटी है इमरान खान की। अरे सुने ना, मैं साबित कर देता हूँ चलो सुनो लग रहा है नारा आपका महंगाई है ना, आटा चोर, दवाई चोर, सारे चोर आए, कोई बात नहीं, कोई बात, वो सारे चोर आए आपकी तरफ से। अल्लाह करे जो भी आए, चाहे नून आए चाहे, लेकिन आपकी मशीन अच्छी है, वो जो सारे चोरों को धो के ना बिल्कुल हमारे पास भी है, हम चोरों को सीधा करते हैं। हमारे मुल्क के मफाद में बेहतर हो, हमारे मुल्क की इज्जत भी हो, और जो हमारे लोग हैं, हमारा मुल्क और लोग खुशहाल हो। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्रोग्राम को शेयर भी कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले जुम्मे को 9 से 10 दोबारा नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ आपके में हाजिर होंगे। तमाम मेहमानों का वक्त निकाल के तशरीफ लाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मलिक उज़ैर को अपनी टीम के साथ 94 स्टूडियो से इजाजत दें। अल्लाह ने